हेलो डियर सीटेड एस्पिरेंट्स, आप सभी कैसे हैं। तो जैसा कि आपका पेपर 2 शिफ्ट में हुआ है, शिफ्ट फर्स्ट एंड शिफ्ट सेकंड में हो रहा है और आपका 2 पेपर हो चुका है 2 दिन। आपका 28 दिसंबर एंड आपका जो 29 दिसंबर है, 2 दिन में आपका फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो जो आपको आने वाला पेपर है या जिसका अभी शिफ्ट आने वाला है और जिसका एग्ज़ाम डेट आने वाला है, जैसे 9 तारीख से आपका शुरू होने वाला है, तो उसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। तो आइए हम देखते हैं और इन चीज़ों को समझते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे उस तरीके से क्वेश्चन हम करेंगे और इनमें थोड़ा समझेंगे कि चीज़ें क्या है। और देखिए यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के यहीं से आता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। और देखिए मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से गला ख़राब हो गया है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि आवाज़ शायद इतना क्लियर नहीं आ पाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा कि प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। ठीक है, तो आंसर होगा कि जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। देखिए क्या पूछा क्या है ये समझते हैं कि प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता मतलब एक्टिविटी, जो मतलब जो एक्टिव जो होते हैं उसका अर्थ क्या है। एक्टिव का मतलब ये हो गया, एक्टिविटी का मतलब कि जैसे जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। कब होते हैं? अपनी रुचि से। देखिए बच्चे सृजनशील तभी होंगे जब वो अपनी रुचि से किसी भी गतिविधि में क्या करेंगे, भाग लेंगे। बच्चे की अपनी खुद की रुचि होनी चाहिए। जब बच्चा अपनी रुचि से क्या करेगा, कार्य करेगा, तभी बच्चा वो क्या होगा, सृजनशील होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। बाल केंद्रित मतलब जिसमें बालक को हम क्या करते हैं, केंद्र में रखते हैं। जैसे क्या है, बाल केंद्रित का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिएगा कि जैसे बच्चा है तो बच्चा के आधार पे हम काम करेंगे, न कि हम खुद के आधार पे करेंगे। बच्चे को यहाँ पर रखेंगे और बच्चे के हिसाब से ही कार्य करेंगे, न कि हम खुद के हिसाब से कार्य करेंगे। वही क्या हमारा बाल केंद्रित क्या होगा, शिक्षा होगा। मतलब कि बच्चे के हिसाब से बच्चा कितना चीज़ों को पढ़ पा रहा है, बच्चे के पास दिमाग कितना है, बच्चा किस तरीके से उसे कैप्चर कर पा रहा है, उस हिसाब से ही हम क्या करेंगे, बच्चे को शिक्षा देंगे। वही हमारा क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। मतलब सक्रिय भागीदारी मतलब कि बच्चा कितना पढ़ने में सक्रिय है, कैसे क्या है, उसके आधार पे हम बच्चे को क्या करेंगे, शिक्षा देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं उदाहरण से। ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ क्या करे, हिंदी पढ़ने तक ही सक्रिय है तो हम उसे 11th 12th का क्या करें, 11th और 12th का हम उसको इंग्लिश पढ़ाएं, तो बच्चा क्या करेगा, वो उतना चीज़ों को सीख नहीं पाएगा। तो अगर बच्चा हिंदी तक सीखने तक सीमित है तो बच्चे के आधार पे हम उसे हिंदी सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो मेरा परिवार सबसे अच्छा है। ठीक है, देखिए नर्सरी कक्षा मतलब जो LKG UKG के बच्चे होते हैं उनमें क्या है कि कौन से विषय से सबसे अच्छी है, मतलब मेरा परिवार। क्यों मेरा परिवार सबसे अच्छा है? क्योंकि बच्चा अपने परिवार से आता है। सबसे पहले कहाँ से बच्चा सीखता है, परिवार से सीखता है, माता पिता से सीखता है। तो जब परिवार रखेंगे आप यहाँ पर चैप्टर मेरा परिवार, तो उनमें क्या होगा, बहुत इंटरेस्ट होगा और बच्चे क्या करेंगे, इन चीज़ों को आसानी से सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। क्वेश्चन देख लेते हैं कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। देखिए आप विद्यालय में है, आपको लिंग भेदभाव से बचने का तरीका क्या है वो बताना है यहाँ पर। तो ये देखते हैं क्या है क्वेश्चन का आंसर कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों का अधिसंज्ञान। मतलब ये है कि अगर बच्चा लिंग भेदभाव कर रहा है एक दूसरे से, तो आप एक शिक्षक हैं तो आप उन्हें क्या करेंगे, समझाएंगे कि बेटा लड़का और लड़की एक समान होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। इस तरीके से आप क्या करेंगे कि बच्चों में उस व्यवहार का क्या करेंगे, उनके अंदर ऐसा संज्ञान भरेंगे कि बच्चा क्या करे, लिंग भेदभाव करे ही नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, कैसे? पुरस्कार देकर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक क्या करता है, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विद्यार्थी के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान करना। क्या है, विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या हमारा संप्रेषण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा।
पढ़ने की वह तकनीकी जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाएगा? स्कैनिंग कहलाएगा। कहाँ देखिए, पढ़ने की वह तकनीकी, किसकी तकनीकी है? पढ़ने की तकनीकी है। और क्या है? जिसका उपयोग तालिका में, कहाँ पर किया जा रहा है? तालिका में है। तथा स्थित शब्दावली, शब्दावली में भी क्या किया जा रहा है तथा प्रसंग में भी किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? हमारा स्कैनिंग होगा। स्कैन करके, स्कैनिंग ही हमारा क्या होगा? इस तरीके से देख लीजिएगा। संवेग क्या है ये देखते हैं। संवेग, देखिए संवेग का चैप्टर आप पूरा पढ़िएगा। ये कितने प्रकार के होते हैं? 14 तरीके के होते हैं। और उत्तेजना एवं भाव में परिवर्तन, जैसे संवेग मतलब एक तरीके से क्या होता है? जैसे आप गुस्सा हो रहे हैं, जैसे आप क्रोध हो रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है? संवेग है एक तरीके का। अब यहाँ पे क्या आपका व्यवहार चेंज हो जा रहा है, आपके भाव चेंज हो जा रहे हैं, आपकी उत्तेजना अलग हो जा रही है, तो वही हमारा क्या है? संवेग है। ठीक है, जैसे उत्तेजना हुआ, भाव हुआ, इनमें क्या हो गया? आपका परिवर्तन हो जा रहा है। जैसे आप में ऑटोमेटिक, आपके भाव में, आपकी उत्तेजना में, इसमें क्या ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाए, वही आपका क्या है? संवेग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझेंगे तभी आप वहाँ पर जाकर क्वेश्चन, जब ये चीज़ें समझ में आएगी कि संवेग क्या है, संप्रेषण क्या है, तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे आप कर सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, क्या है? जिज्ञासा है। देखिए सीखने की प्रक्रिया के प्रथम सोपान कैसे हो जाएगा? क्योंकि अगर इंसान के अंदर या बच्चे के अंदर जिज्ञासा नहीं है तो वो बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर विभाजित किया है? तो चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। देखिए जो मनोवैज्ञानिक हमारे हैं थॉर्नडाइक जी, वो व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं उनको उनके चिंतन और उनकी कल्पना शक्ति के आधार पर उन्हें क्या किए हैं? अलग किए हैं। कि ये कहे हैं कि जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति का चिंतन और हर व्यक्ति का क्या है? कल्पना है, अलग अलग होता है। हर व्यक्ति क्या करता है? दूसरे तरीके से सोचता है, कोई व्यक्ति दूसरे तरीके से सोचता है। ऐसा नहीं कि सारा व्यक्ति एक ही तरीके से सोचता हो। इस आधार पर उन्होंने व्यक्ति को क्या किया है? अलग किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसका उच्च सामाजिक स्तर हो। ठीक है, अगर एक आप प्रभावी शिक्षक है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या हो? आपका उच्च सामाजिक स्तर हो। ऐसा नहीं हो कि आपकी कोई रिस्पेक्ट ही ना करे, या इस तरीके से आप अपने व्यवहार को इस तरीके से रखिए कि आपका समाज में आपका जो स्तर हो वो ऊंचा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो सीखने के नियम के प्रतिपादक आपके थॉर्नडाइक जी हैं। बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? तो किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है? बंडूरा और वाल्टर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? कैसे? उदाहरण देकर, मतलब छात्रों को बताना चाहिए। आप उदाहरण देंगे, अगर बच्चा चोरी कर रहा है तो उदाहरण देंगे कि देखिए अगर आप चोरी करेंगे तो लोग आपको क्या करेंगे? मारेंगे, आपको जेल भेज देंगे। इस तरीके से उदाहरण देकर उन्हें क्या करें कि उनका चोरी करने की आदत को हम दूर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? थॉर्नडाइक जी हैं। इनको याद करके रखिएगा। जैसे लैंगिक पूर्वाग्रह हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं कि थॉर्नडाइक हो गए, लैंगिक पूर्वाग्रह हो गया, वाइगोस्की हो गए, जीन पियाजे हो गए। इन लोगों को आप बहुत अच्छे से पढ़कर जाएंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की तीव्र होती है, सीखने की जो गति होती है तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, तो उसे कहते हैं उन्नतोत्तर। देखिए जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति क्या है? तीव्र है। ठीक है, सीखने की गति क्या है? तीव्र है, ऐसे गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? बाद में वो क्या होगा? मंद हो गया, धीरे धीरे यहाँ पे नीचे आ गई। मान लीजिए ये आपका ये है, सीखने की गति तेज है, तेज होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुई? कम होने लगी। ठीक है, तो क्या होगा? हमारा उन्नतोत्तर वक्र होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या है? जैसे कि आपकी आंखों का रंग क्या है? आंखों का रंग आपके अगर नीला है तो आपके बच्चे का भी आंखों का रंग नीला होगा। तो इस तरीके से क्या है, अगर आपके जो पूर्वज है उनकी जो आपके पूर्वज के जो भी जीन है आप में जाएंगे, जैसे कि आपके पूर्वज के बाल काले हैं तो आपके भी बाल काले होंगे, उनके बाल भूरे हैं तो आपके भी बाल भूरे होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? आनुवंशिकता कहेंगे। ठीक है, मतलब कि एक ये हुआ ना, माता पिता से वंशज में स्थानांतरण। कोई भी चीज़ हमारे माँ बाप से हमारे में स्थानांतरित हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि शैशव काल की अवधि क्या है? तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है। खेल, गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है किंडरगार्टन और पद्धति में। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो किसने दिया है? पावलोव ने दिया है, ये याद करिएगा। जिस विधि में किसी प्रकरण का निदान करना होता है वह क्या कहलाती है? केस स्टडी विधि कहलाती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा, किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो कोहलबर्ग जी ने दिया है। खेल पद्धति का जनक किसे माना जाता है? किलपैट्रिक जी को माना जाता है। आइए बुद्धि से कुछ क्वेश्चन लिया है हमने। आइए बताते हैं बुद्धि के बारे में कुछ, कि बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पीयरमैन जी ने दिया है। बालक का सामाजिकरण कब पूरा होता है? सामाजिकरण, देखिए सामाजिकरण क्या है ये आपको याद रखना है। ये कब पूरा होता है? किशोरावस्था में। देखिए सामाजिकरण का मतलब क्या है, कि जब बच्चा क्या होता है कि समाज में अच्छी चीज़ों को सीखता है, मतलब नैतिकता को सीखता है, वही क्या उसका समाजीकरण है। बच्चा क्या कर रहा है? समाज से अच्छी चीज़ों को सीख रहा है, वही हमारा क्या है? समाजीकरण है। तो बच्चा अच्छी चीज़ों को या बुरी चीज़ों को, जो भी है, मतलब बुरी चीज़ों को न सीख के अच्छी चीज़ों को जो एब्जॉर्व करता है समाजीकरण है। और ये चीज़ें किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाती है। उसके बाद बच्चा अच्छी बुरी चीज़ें दोनों सीखना स्टार्ट कर देता है। चलिए देखते हैं पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन हमने लिया है, क्या है। देखिए कुड़ुक किस राज्य की भाषा है? तो कुड़ुक क्या आपकी झारखंड की भाषा है। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे कुड़ुक है तो तोरांग, तोरांग क्या है? जंगल का नाम है। और ये जंगल को हम तोरांग कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहते हैं? झारखंड में कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? देखिए जब मधुमक्खी हम पालन करते हैं तो वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच ही हमारी क्या होती है? मधुमक्खी पालन की सबसे अच्छी क्या होती है? अवधि, अवधि मतलब समय। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं या लिपि आधारित होती है? किस पे आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये पूछ सकता है, यहाँ पे ऑप्शन में दे सकता है 8 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु। तो कितने पर आधारित होती है? 6 बिंदु पर। ये ब्रेल लिपि होता क्या है ये देखते हैं। ब्रेल लिपि जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं, मतलब जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो उनके लिए कुछ ऐसे मोटे कागज पर कुछ ऐसे उभरे हुए बिंदु लगाए रहते हैं, और उन्हें बच्चा क्या करता है? टच करके चीज़ों को सीखता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायिक आए थे, ये कहाँ से आए थे? तो आए थे आपके दक्षिण अमेरिका से आए थे। चिराओ नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? तो मिजोरम के लोग क्या करते हैं? चिराओ नृत्य करते हैं। नृत्य मतलब डांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो आइए देख लेते हैं, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं, कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आइए देखते हैं आंसर क्या होगा, कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है पूछा है। तो कहाँ है हमारे देश का जो मानचित्र है उसमें आप ढूंढेंगे तो झारखंड हमारा उड़ीसा के उत्तर में है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या हमारा तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। ठीक है, ये तीनों क्या हमारे निकटवर्ती, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। एक एक के याद करके रखिएगा, एक एक के मतलब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा। चलिए इतना ही PDF था आपका। तो ये देखिए आपका कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। आपके सीपी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम ऐसी वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो अगर देखिएगा यहाँ पर ऐसे हम आपको 9 दिन पूरा वीडियो देते रहेंगे। अगर मेरा गला सही हुआ तो हम आपको EVS का अलग से कुछ लेकर चलेंगे और आपको करवाएंगे कुछ क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो करवाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ आप पर नोटिफिकेशन जाए और आप तक वो वीडियो पहुँचे।